अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता, तो बेफिक्र होकर हाथ खड़ा करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो मैं तो अपने लेकिन फोर्थ लेक्चर में तो मैं तो जीरो से स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं तो समझूंगा कि आप ये चीज़ें आपकी एज में पढ़ा चुके हैं। अभी भी अगर कोई स्टूडेंट है जिसको प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना, मैं दोबारा से फिर करके दिखा मेरे लिए 1 मिनट की बात जी ठीक हो। इस तरह और कीजिएगा, मैं दोबारा करता हूँ। मैंने कहा कि मेरी वेबसाइट क्या है, एक फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया क्लास 4 के अंदर। आपका नाम रखेंगे आपकी मर्जी, जो मर्जी नाम। हाँ, डॉट नहीं रखेंगे, फाइल फोल्डर के नाम पे डॉट नहीं आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम रखेंगे फोल्डर में index.html, इस फोल्डर का नाम ये नहीं होगा और फोल्डर के नाम पे कभी डॉट नहीं आता। ठीक है जी, चलिए पहली बात डॉट नहीं आएगा, दूसरी बात नाम क्या होगा आपकी मर्जी। अब इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर 3 फोल्डर बना है, CSS, JS और images। जी यहाँ तक ठीक है। एक फोल्डर बनाया, नाम आपकी मर्जी, जो उसके अंदर 3 फोल्डर बनाए जिसके नाम यही होने चाहिए, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इसके बाद इसको क्लोज कर दें और इस फोल्डर को ड्रैग करके कहीं साइड में रखें। मैंने एक साइड में रखा। अब मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर खोल देता हूँ, स्टूडियो कोड, और यहाँ पर मेरे सामने इसके अंदर कुछ काम ओपन है, वर्किंग हो रही है। तो मैं इसको बंद करूँगा और फाइल में जाऊँगा, यहाँ भी नीचे जाके क्लोज फोल्डर कर दूँगा। यहाँ अगर किसी के पास क्लोज वर्क स्पेस आ रहा हो तो वो भी बंद कर दे, और क्लोज फोल्डर आ रहा हो तो क्लोज विंडो नहीं करना, क्लोज फोल्डर। अब ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब देखिए जब यहाँ तक आ जाए तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कोई वेबसाइट ओपन नहीं है। ऐसे पता चलेगा कि लेफ्ट साइड के जो पैनल है, ये जो टॉप वाला पैनल है एक्सप्लोर, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपको कोई फाइल फोल्डर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, बल्कि ऑप्शन आ रही है ओपन फोल्डर। तो अब आपने क्या करना है, जब ये आ जाए तो इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज है तो इसको रीस्टोर कर लें, इसको फुल साइज है तो थोड़ा सा रीसाइज कर लें, छोटा कर लें। तो छोटी होगी क्लास 4 के फोल्डर को यहाँ से ड्रैग करें और ड्रॉप करें। तो फोल्डर बनाया था इसको ड्रैग और ड्रॉप करें। आपका जो फोल्डर है ओपन हो गया, वेबसाइट ओपन हो गई, वर्किंग स्पेस ओपन हो गई। डिफरेंट वर्ड्स हैं, मतलब एक ही है, फोल्डर, वेबसाइट, वर्किंग स्पेस, सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट, मतलब एक ही है। नाम कोई भी जितने मर्जी वर्ड यूज कर लो, मतलब एक। तो आपने इन वर्डों जितने भी डिफरेंट वर्ड है इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने तो प्रोजेक्ट नहीं कहा था, सॉल्यूशन नहीं कहा था, वर्किंग स्पेस नहीं कहा था, सर ने तो फोल्डर कहा था, ये वेबसाइट पेज नहीं, ये साफ का मतलब ओके। जब यहाँ तक आ गए, ये ऊपर वाला जो आपका पैनल है इसको ओपन करें, क्योंकि क्लास फोल्डर फोल्डर ओपन है और इसके आगे 3 फोल्डर, इन तीनों फोल्डर के ऊपर वाला मेन फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक नहीं करते, बल्कि इसके नीचे खाली जगह है, यहाँ पर राइट क्लिक करें और व्यू फाइल, इसका नाम दें index.html। थोड़ा सा सोच कर हम इसे मुझे ज़्यादा जोर से बोलना है तो अपनी सहूलियत के लिए ठीक ठाक कलम ठीक रहेगा। ओके, मुझे थोड़ा जोर लगाना पड़ा क्योंकि नाम मेरे पैड। चलिए, तो हमने index.html के नाम से फाइल बना ली। अब जब ये फाइल बन गई, अभी भी हम कोडिंग के लिए रेडी नहीं है, तो अब हमने यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करना है और ये साइन आ जाएगा और इसके बाद टैब का बटन प्रेस करना है ये। इसके बाद हमने बॉडी के अंदर क्लिक करना है
और उसके बाद हमें कंट्रोल एस करना, सेव हो गया। इस विंडो को बंद करते हैं। अब यहाँ पर खाली जगह पर राइट क्लिक करें और नीचे ओपन विद लाइव सर्वर कर लें। जब आपके सामने ये सर्वर भी चलता है, इसको ड्रैग करें और ये लेफ्ट साइड पे विंडो जो एज है इसके ऊपर कोने में अपना कर्सर घुमाएं, ये देखें ये 50 वाला पोर्शन मिलता है। ये लेके तो ये आपकी विंडो 50% विंडो ले लेगी। और दूसरा क्या, दूसरा किसको देना हिस्सा, किसको देना, चलिए अब जब आप यहाँ तक आ जाए तो आपका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाए। नाउ यू गाइस आर रेडी टू स्टार्ट कोडिंग। इससे पहले आप कोडिंग के लिए स्टार्ट नहीं है, ये प्रोसीजर, ये स्टेप्स लाजमी फॉलो करने चाहिए, फिर आप HTML CSS की कोडिंग कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप कुछ कहीं स्टेप में फंसे हुए हैं तो बाकी सारी चीजें जो है वो जाए। तो पहले यहाँ तक आ जाए जी, यहाँ तक किसी को आने में कोई प्रॉब्लम है प्लीज प्लीज योर हेल्प। एवरीबॉडी इज गुड, माशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपना थोड़ा सा डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। कुछ एक पेज बनाया और उसके अंदर कुछ H1 बना लिया हेडिंग और उसके अंदर एक प्यारा बना लिया log 20 और उसके बाद नीचे यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, उसके अंदर एक H2 बना लेता हूँ, H1 भी बना लेता हूँ, सेटिंग हेडिंग और ये सब हेडिंग और यहाँ पे मेरा और बना लेते हैं लॉग 20। ये ठीक हो गया। मैंने एक डमी सा डॉक्यूमेंट बना लिया जिसमें कुछ हेडिंग और ये हेडिंग 2, इसको दूसरा नाम दे दें हेडिंग 1, हेडिंग 2, जिस तरह से हमने उनको नाम दे दिया। और ये सब हेडिंग 1 और ये सब हेडिंग लेवल 2 कुछ भी। ओके जी, ये बना लिया। अब हमने इसके ऊपर सेलेक्टर्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो पहला था कि हम CSS इसके अंदर यूज करेंगे, तो हम इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते थे। दूसरा था कि हम इनपेज करना चाहते थे तो ऊपर जाकर एंड के अंदर यहाँ पर स्टाइल का एलिमेंट यूज करते थे। और तीसरा था कि हम इन सेपरेट फाइल बनाते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, ओपन करते हैं इसको और CSS के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और न्यू फाइल बनाते हैं। अब ये CSS के फोल्डर के अंदर फाइल बनाएंगे, इसका नाम मैंने रख दिया style.css। एंटर हो गया और यहाँ पर मैंने कहा अब यहाँ पर मुझे सेलेक्टर यूज करने पड़ेंगे। वेरी सिंपल वन, द फर्स्ट वन बाय टैग नेम, तो मैंने कहा H1 और इसका ब्लॉक है और कलर इज इक्वल टू रेड। ओके, मैंने लगा दिया, लेकिन अभी किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये एक सेपरेट फाइल है और ये इसके साथ लिंक नहीं है। और मैंने यहाँ पे आके इसको कहा लिंक और CSS का फोल्डर और वहाँ पे स्टाइल फाइल, यस अप्लाई हो चुकी, गुड। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये प्यारा है तो ये प्यारे कलर इज इक्वल टू ब्लू, तो सारे प्यारे ब्लू हो गए और ये बच गया। और H2 कलर इज इक्वल टू ग्रीन। वेल, सबको कलर हमने दे दिया। और अगर हमें बॉडी का एलिमेंट यूज करना है तो बॉडी को भी हम कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू सिंपली समथिंग, हमने इसको कलर दे दिया। तो ये कलर आप इस तरह इनको दे सकते हैं। ये पहली कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर ली, कौन सी, टैग नेम की। दोबारा मैं दिखाता हूँ क्या किया हमने। सेलेक्टर्स की पहली कैटेगरी द टॉप वन कौन सा, टैग नेम। ओके, अब सेकंड में चलते हैं। तीनों के तीनों पैरा जो है वो ब्लू है, तो मैं सेकंड पैरा को चेंज करना चाहता हूँ। अब क्या करूँ, अब खास उसको करना है तो मैं एक तरीका ये है कि मैं सेकंड पैरा की आईडी क्रिएट कर देता हूँ। ये आईडी
इज इक्वल टू पैरा 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक ख्याल रखिएगा, CSS जो है ये केस सेंसिटिव है। अगर मैंने ये पैरा 2 लिखा या ये पैरा 2 लिखा तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। अगर आप P कैपिटल लिखेंगे या लो लिखेंगे तो ये सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट है। तो जो लिखेंगे वहां पर वही यूज करेंगे, समझ रहे? तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है, लोअर केस में, ठीक है, या कैपिटल केस में। ओके, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ आईडी, तो आईडी को क्रिएट इसका सेलेक्टर यूज करने के लिए हैश साइन, तो मैंने कहा अब पैरा नहीं यूज करता, अब मैं इसका नाम लिखता हूँ पैरा 2 और मैंने कहा इसका कलर इज इक्वल टू कुछ क्रिम्सन और मैंने इसका कलर क्रिम्सन कर दिया। उस क्लास एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए मैंने आईडी यूज की। जी, यहाँ तक क्लियर? अब आ जाते हैं क्लास में, थर्ड वन। ओके, उसके लिए मैं कहता हूँ दो तरीके, पहले मैं एलिमेंट में जाता हूँ और ये मैं हेडिंग 2 को कहता हूँ कि तुम्हारी क्लास है, क्लास इज इक्वल टू साथ ही लिखना, क्लास इज इक्वल टू 1। इसकी क्लास मैंने बना दी 1, ठीक है। तो अब ये कोई फर्क कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि मैंने सिर्फ स्टूडेंट को क्लास दी है, क्लास बनी नहीं अभी। जब तक बनेगी नहीं तब तक उसको फायदा नहीं होगा। अब क्लास बनाते हैं तो चाहे पहले क्लास बना लें और बाद में उसको दे दें, चाहे पहले उसको दे दें बाद में बना लें, दोनों तरीके से। अब मैंने क्या किया, एलिमेंट को क्लास का नाम पहले दे दिया और अब मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि क्लास किससे बनती है, डॉट से। तो मैंने कहा इसका नाम है 1 और यहाँ लिख दिया कि हमारा कलर होगा वो वाइट है और हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है, ये ठीक है। अब इसके साथ अगर और कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा तुम्हारी जो पैडिंग है वो 5 पिक्सल है फ्रॉम ऑल साइड्स, हमारा जो बॉर्डर है तो बॉक्स शेडो जो है वो है 5 पिक्सल रेड का, ठीक है। तो उसका शेडो भी आ गया और इसको थोड़ा और कलर दे देते हैं तो ये वाइट हो गया। और उसके साथ स्क्रीन अगर क्लिक करना चाहूँ तो फिर हमारी 80% होगी तो फिर भी कम होगी, हमारा जो मार्जिन होगा वो 0 से ऑटो होगा, तो ये सेंटर भी हो गया। अब ये सारा कुछ जो मैंने CSS में किया, ये क्लास में किया। अब ये क्लास जो है ये किसी ग्रुप की नहीं है, किसी खास एलिमेंट की नहीं है, ये एक क्लास है, जो इसको ज्वाइन करेगा वो उसकी सारी खूबियां ले लेगा, सारे फायदे ले लेगा। अब मैं जाके इसको जो लास्ट वाला पहला है ये इसको भी यही क्लास देता हूं, क्लास इज इक्वल टू 1, देखिए उसके ऊपर भी वो अप्लाई हो गया, वही बॉर्डर, वही मार्जिन, वही पैडिंग, वही ब्लॉक, बैकग्राउंड, बॉर्डर, जो कुछ था वो सारा उसको मिल गया। पहले H1 पे अप्लाई किया, अब P पे किया, D पे करें, H1 पे करें, स्पैन पे करें, जिस पे मर्जी करें। इवन मैं यहाँ पे जाकर जो सबसे ऊपर हेडिंग है इसके H को मैं स्पैन पे इंक्लूड कर लेता हूँ, मैंने कहा कि रैप विद एप्लीकेशन ऑन स्पैन, और अब मैंने कहा कि स्पैन हमारी जो क्लास है वो है 1, तो वो देखिए वो सिर्फ H के ऊपर भी अप्लाई हो गया, हेडिंग के H के ऊपर भी अप्लाई हो गया। तो क्लास ये है कि आप एक वो मोल्ड बना लेते हैं, जो जो उस मोल्ड में आता है उसकी वो शक्ल बनती जाती है, ठीक है जी? जी प्लीज। सबका मतलब आईडी भी दे सकते हैं, अगर इनको एक ही सेम आईडी देके अगर करना है तो क्या होगा? अगर मैं यही ये जो स्टाइल है 3 लोगों पे अप्लाई किए, तीनों की सेम आईडी अगर करना नहीं नहीं आईडी सेम नहीं करेंगे, आईडी सेम नहीं करेंगे, आप में से किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। ये अगर आप करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ बहुत ज्यादती करेंगे। अगर मैनेजमेंट की आपके साथ लगती है कि आपका भी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसी और स्टूडेंट का भी कोई है, तो नुकसान क्या होगा, हो सकता है आपके मार्क्स उसको मिल जाए, उसके मार्क्स आपको मिल जाए, या दोनों को ही ना मिले। तो जब CSS उस एलिमेंट को ढूंढने जाएगी तो वो नहीं ढूंढ पाएगी, पता नहीं ये वाला पता है, हो सकता है पहला मिल जाए दूसरे को मिस कर जाए, ठीक है। तो आईडी रिपीट नहीं होगा, ओके।
क्लियर ये क्लास भी क्लियर हो गई आपको? ओके, अब मैं ग्रुपिंग करता हूँ। ग्रुपिंग ये है कि मैंने कहा ये जो ऊपर कलर रेड था ये सिर्फ H1 का ना हो बल्कि H2 का भी हो, और H2 का जो कलर है वो मैं भी दिखा दूँ। तो मैं कहता है H2 भी रेड हो, तो उसके लिए क्या करूँ, H2 और कलर इज इक्वल टू रेड। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने सेम काम करना है। एक तरीका है जब सेम काम, देखिए फिर क्लास की बात आ गई, जब आपने सेम काम मल्टीपल एलिमेंट पे करना हो तो क्लास बनाते हैं एक बार। दूसरा, अगर आप क्लास नहीं बनाना चाहते तो आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, कॉमा H2। तो जैसे कॉमा H2 किया तो वो भी इस ग्रुप में आ गई। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें जितने H2 होंगे वो सारे आ जाएंगे। क्लास में ऐसा नहीं होता। क्लास जिसको जिसके स्टूडेंट कार्ड के ऊपर क्लास लिखी होगी उसको ही मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। लेकिन ऊपर जो आपने ग्रुप बना दिया उसमें सिर्फ एक H2 नहीं आया, सारे H2 आ गए। अब मैं नीचे जाकर यहाँ पर HTML में इस पहले के बाद फिर एक H2 बनाता हूँ यहाँ पर, और मैंने लिखा H2 ऑर्डर लाइन, ये भी रेड होगी, ठीक है। ये रेड क्यों हुई, क्योंकि हमने CSS में ऊपर ग्रुप के अंदर H2 को इंक्लूड किया होगा, तो आने वाला हर H2 क्या होगा, रेड ही होगा। तो इसलिए क्लास आईडी और कैटेगरी इसका डिफरेंस क्लियर है सबको? ठीक है, गुड। प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होगा, वरना घर जाकर भूल जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना बॉक्स मॉडल। इसमें डिसेंडेंट में देखते हैं बाद में, अभी पहले बॉक्स मॉडल पे आ जाए। हमारा बॉक्स मॉडल है, मैंने इसको क्लियर किया और यहाँ पे भी ले रहा हूँ CSS फाइल, सारा डॉक्यूमेंट क्लियर कर दिया। ओके, और जो वहाँ पे था सेव नहीं किया। ओके, सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने, डॉक्यूमेंट पे 0 पे आ गया। और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ कि एक मेरे पास वेब है और वेब के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट समथिंग। ओके, ये मेरा टेक्स्ट है। CSS में आगे कहता हूँ वेब, और वेब मैंने क्या दिया हमारी वेब से भी पहले मैं कहता हूँ इसकी BD का मतलब बॉर्डर। एंटर करें तो एक पिक्सल सॉलिड कलर ब्लैक कलर का बाय डिफॉल्ट बॉर्डर बना देता है। उसके बाद मेरे पास हमारी विड्थ है वो है 500 पिक्सल, ठीक है, और छोटी कर देते हैं 400, यस। और जो हाइट है उसको भी सेट कर देते हैं लाइक 300 पिक्सल। जब भी आप 0 देंगे तो उसके साथ पिक्सल लिखना जरूरी नहीं, लेकिन 0 के अलावा कोई भी वैल्यू दें तो आपको पिक्सल लिखना, px लिखना लाजमी है, ठीक है। चलिए, ये मैंने इसकी हाइट कर दी और यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ ताकि दो भी सामने एक दूसरे के बाद नजर आए। और भी आ गई इसकी थोड़ी सी हाइट थोड़ी और कम करती है, लाइक 300 और हाइट 200। ओके, ये लीजिए, ये दोनों डिस्क एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ अटैच हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा एक सेलेक्टर होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर कहाँ पर था, ये द फोर्थ वन, सेकंड लास्ट। ये यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, हम यहाँ पर एक बड़ा जरा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है, वो है इनहेरिटेंस का। किसी को ये वर्ड पहले किसी ने सुना हो, इनहेरिटेंस? ओके, मतलब बताएं इसका। एक क्लास में दूसरी क्लास में अगर कॉल कर लिया जी, विरासत। इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत। मेरे वालिद की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होगी, मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और जो मैंने ज़्यादा की थी वो मेरे वालिद को मिली और मेरे वालिद से मुझे मिलेगी और मेरे आगे मेरे बच्चों को मिलेगी। ये इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका जितना भी ये डॉक्यूमेंट बनता है, इसमें हमने पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है। एक div है वो पेरेंट है, उसके अंदर एक पैरा है, पैरे के अंदर फिर एक div है, जिस तरह से हमने कुछ स्ट्रक्चर यूज करा तो div के अंदर div, उसके अंदर div, तो ये इसका पेरेंट चाइल्ड का स्ट्रक्चर तो बनता है। अब सबसे ऊपर इनके ऊपर क्या है, एलिमेंट बॉडी का। सबसे ऊपर कौन है, बॉडी का। तो सारी हमारी जो रिलेशन होती है वो किस में आती है, बॉडी का एलिमेंट। और बॉडी के ऊपर कौन है,
HTML। तो रूट एलिमेंट कौन हुआ? HTML। और उसके बाद हमारी बॉडी और फिर हमारा पूरा लेआउट वेबसाइट का। तो जो हमारे पास हम HTML के अंदर सेट कर देंगे वो सबको मिल जाएगा। जो बॉडी में सेट कर देंगे वो HTML को छोड़ के बाकी नीचे जो बचे हैं सबको वो चीज मिलेगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? कुछ चीजें जितनी भी यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अब आप चेक करेंगे बिल्कुल इस कोने के साथ नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर इस जीव से पहले एक H1 लिख रहा हूँ और मैंने लिख दिया हेडिंग, कुछ भी लिख दिया। अब चेक करें वो जो हेडिंग है मैं इसकी भी मैं रीडिंग कर लेता हूँ ताकि इसका भी बॉक्स नजर आ जाए। और मैंने लिखा है H1 और यहाँ पे ओके। अब चेक करें वो बॉर्डर यहाँ बन रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी जगह है, अगर वो भी किसी को क्लियर नहीं हो रही तो मैं यहाँ पर बॉडी का भी एलिमेंट बना लेता हूँ और सेलेक्टर बना लेता हूँ और यहाँ पर लिख देंगे बैकग्राउंड कलर ग्रे जी। अब आपको ऊपर कोई जगह नजर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा आप पाएंगे कि कुछ ऊपर जगह खाली है और ये जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में थोड़ा सा एरिया खाली है और हेडिंग और जो दिल के दरमियान में जगह खाली है, ये किसने छोड़ी है? मेरी CSS चेक कर ले, मैंने तो नहीं छोड़ी। ये किसने? डिफॉल्ट यहाँ पे जी डिफॉल्ट है। ये कौन कह रहा है? हाँ जी जी बताइए। डिफॉल्ट आते गूगल की तरफ से या कोई भी हाँ ये गूगल की तरफ से नहीं आते। पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आने वाला हर एलिमेंट जो है वो अपनी CSS अपने पास रखता है। ठीक है, जब आप CSS अप्लाई करते हैं तो आप CSS अप्लाई नहीं करते, आप उसकी CSS को चेंज करते हैं। हर एलिमेंट की CSS है उसके पास, सारी खूबियां हैं उसके पास, उसका कलर भी है। मैंने देखिए ब्लैक कलर तो नहीं दिया तो ब्लैक है ना, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया तो ट्रांसपेरेंट है ना उसके पास। इसी तरह उसका ब्लैक कलर तो है ना उसके पास, वो जो स्पेस है वो मार्जिन तो है ना उसके पास। अगर मैं इस एलिमेंट को कहूं कि तुम्हारा मार्जिन 8 से खत्म बनेगा, मार्जिन इज इक्वल टू 0, तो H1 का मार्जिन 0 हो गया। अभी उस H1 का मार्जिन 0 कुछ मार्जिन अभी भी है, ये किसका है? ये भी तो किसी का है। यस यू राइट, हम इसका भी मार्जिन 0 कर देते हैं। ये मार्जिन खत्म हो गया। अच्छा बॉडी से आगे उनके बच्चों को भी चीजें इनहेरिट होती हैं और फिर हर एलिमेंट की अपनी भी खूबियां हैं और वो उसके पास है। तो जब आप H1 को कोई मार्जिन पैडिंग कुछ देते हैं तो एक्चुअली ये नहीं है कि उसके पास CSS नहीं है, उसकी कंप्लीट CSS तो उसके पास है, आप उस CSS में चेंजेस करते हैं। क्लियर जी? ओके आगे चलते हैं। अब बॉक्स मॉडल पे आ जाए कि हमने बॉक्स मॉडल में कैसे एड करना है, ये क्या फर्क आता है। तो जो चीजें इनहेरिट होती हैं जैसे मार्जिन फिजिकली जो लेआउट में काम आती है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मार्जिन, तो हम वो यूनिवर्सल में सेट करते हैं 0 और पैडिंग 0। और बॉडी में हम क्या चीजें सेट करते हैं, हम फॉन्ट फैमिली सेट करते हैं, फॉन्ट इसके बाद क्या करते हैं फॉन्ट साइज सेट करते हैं, इस तरह की चीजें सेट करते हैं। अभी फिलहाल वहाँ पे नहीं होंगे तो वापस आ जाते हैं और यहाँ पर एक चीज और है वो है बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। बॉक्स साइजिंग की दो वैल्यूज हैं, एक है बॉर्डर बॉक्स और दूसरी है कंटेंट बॉक्स। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी है? कंटेंट बॉक्स। अब ये जो मैं वर्ड बोलता हूँ बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब CSS तो पहले से अप्लाई है, एक वैल्यू तो उसके पास पहले से सेट है। अब आप कंटेंट बॉक्स लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी वैल्यू क्या थी? बॉर्डर बॉक्स, वो आप चेंज करेंगे। अभी फिलहाल वही लिख लेते हैं जो पहले उसकी है, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं यहाँ पर H1 को बदल करता हूँ, ये तो टीम है और मैंने जो ये मार्जिन दिया था अभी इसको खत्म करते हैं और फिलहाल ये मार्जिन भी खत्म करते हैं, आने की मार्जिन बॉडी का। क्लियर जी? अब यहाँ पर मैं इसका करता हूँ कि जो मेरे पास ये दिल ओके, तो मैंने कहा कि तुम्हारी बिट हाइट है 300 और 200,
मैंने कहा इसको, बल्कि इससे पहले इसकी इंस्पेक्शन कर लेते हैं। ओके, सेकंड डे भी अभी फिलहाल क्लोज है, एक ही बाकी है, इसको चेक करें। अब जाके राइट क्लिक करें ब्राउजर पे और इसकी इंस्पेक्शन करें, और जैसे ही इंस्पेक्शन करेंगे इसको बॉडी को ओपन करें और यहाँ पे डेट है नीचे, यहाँ पर ये देखिए इसका साइज क्या आ रहा है 300 बाय 200 जो हमने सेट किया हुआ है, और बाकी चीजें कुछ कोई वैल्यू नहीं। अब हम ये चीज सेट करते हैं। हमने कहा जी कि इसका जो सबसे पहले जो पैडिंग है वो हमने क्या दिया 10 पिक्सल, जिसके साथ दूसरी टीम भी ऐड करें ताकि हमें फर्क महसूस हो। ओके, अब चेक कीजिएगा कि वो नीचे जा रही है। मैं पैडिंग की बस को ऑफ करता हूँ। ये देखिए जो नीचे वाली टीम थी ये कहाँ पर थी, ये थोड़ी मूव होकर नीचे आएगी। मैं अभी इसको ऑन करता हूँ, पहले इसकी जरा ज्यादा करता हूँ 50 पिक्सल जी, वो नीचे आई, बॉक्स का साइज बढ़ गया, ठीक है। ओके, अब मैंने कहा जी कि बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं और इसमें भी इसका साइज में, बल्कि बॉर्डर तो ऊपर ही था। ओके, तो उसी को चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, तो बॉक्स और बड़ा हो गया, ठीक है। और इसी तरह हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, वो है मार्जिन। मार्जिन मैंने कर दिया 30 पिक्सल, तो बॉक्स और बड़ा हो गया। अब ये देखिए वो जो यहाँ तक ये मेरा साइज था, यहाँ तक कुछ दोनों आ रहे हैं, ये कहाँ तक चले, ये है बॉक्स साइजिंग का डिफॉल्ट वैल्यू, जिसमें हर चीज बाहर, जो अंदर साइज था आपका वो वैसे का वैसे ही है 200 बाय 300। वो कहाँ से है, यहाँ से, यहाँ से। ये जो एरिया है ये पैडिंग है, ये बॉर्डर है, ये मार्जिन है, ठीक है। अब हम इसको एक प्रॉपर्टी से मैनेज करते हैं और वो प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग, और यहाँ पे हम सिंपल एक काम करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर बॉक्स। अब चेक करें, यहीं पे था बॉक्स, जहां कहीं पे आ गया। अब क्या हुआ, ये बॉर्डर की, ये पैडिंग की सब कुछ उसके अंदर मैनेज होगा, ठीक है। तो जब आप लेआउट क्रिएट करते हैं तो आपने बॉक्स मॉडल को बॉर्डर बॉक्स पे लिखते हैं ताकि मेरा लेआउट खराब ना हो। अब क्या होगा, डेटा ज्यादा होगा तो डेटा इससे बाहर आ जाएगा, डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि आपने अंदर जो जगह थी वो कम कर दी, क्योंकि सब कुछ अंदर आ रहा है। तो डेफिनेटली जो अंदर 200 था 300 था वो जगह तो कम होती गई, और डेटा की जगह कम होगी तो डेटा फाइनली ओवरफ्लो। जैसे अगर जाके अंदर पानी है तो अगर उसके अंदर पत्थर डाले थे तो पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आके बाहर निकलेगा, तो डेटा ओवरफ्लो कर जाएगा। ओके, अब हम आगे करते हैं स्टार्ट। यहाँ तक हमारा बॉक्स मॉडल क्लियर हो गया, ये इसमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल के अंदर हम ये सेटिंग कर देते हैं, बॉक्स एलिमेंट, मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स मॉडल। अब हम अपने जो टॉपिक था उसके आ जाते हैं, हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बॉर्डर लगाते हैं, तो एक एक करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। बाय डिफॉल्ट ही तो आता है। अब देखिए मैं भी करता हूँ, अभी मैं आपके सामने एक दिन करता हूँ, दूसरी खत्म कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक दिन है और मैंने यहाँ पर डेटा के साथ कुछ डेटा और लिख दिया, 20 और ऐड कर दूँ तो डेटा उससे बाहर आ गया। अब ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ओवरफ्लो, ये ऑटो था, सॉरी ये था विजिबल, ये क्या था विजिबल। मैं ये इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, मैं जो कहता हूँ हमारी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी चेंज करके कर देता हूँ हिडन। तो जो ओवरफ्लो था वो छुपा दिया गया, डेटा अभी भी बाहर ही है लेकिन नजर नहीं आ रहा। दूसरा है ऑटो, तीसरा तो इसलिए क्या है, स्क्रॉल बार आ जाएगी, जितना ओवरफ्लो है स्क्रॉल बार से आप नीचे करके देख सकते हैं। और उसके बाद और क्या है, स्क्रॉल, ये स्क्रॉल होगा। अभी हम इसको बाद में देखेंगे, मान लो आते हैं इसमें, तो मैंने आपकी बात भी बात करी। ओके, बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर
डेटा फाइल निकल के मिलेगा। और ओके यहाँ पे आ गए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बॉक्स है, मैंने कहा कि थोड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं। मैं कहता हूँ डिव है, डिव के अंदर एक इमेज है, इमेज के नीचे कुछ पैरा है, पैरा के कुछ नॉर्म समथिंग लिख लेते हैं, दूसरे सर लार्ज पैरा वाले। और अभी इमेज पर साथ कोई आईएनजी कुछ है, इमेज कोई इमेज नहीं है। ओके तो मैं एक इमेज अपने पास ले लूँ, क्लास 4 images, class 3 images, चलिए फॉर एग्जाम्पल ये इमेज लेंगे, क्लास 2 में और भी देखेंगे बस। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया क्लास 4 और उसके बाद मेरे पास ये आ गया स्लैश 1.jpg। ठीक है, अब ये इमेज बहुत बड़ा है तो उससे ओवरफ्लो होके बाहर निकलेगा। ठीक है, तो मैं इसके साथ कहता हूँ डिव के अंदर, अब ये देखिए मैं सेकंड सेलेक्टर यूज कर रहा हूँ, ये है डिसेंडेंट का। मैंने कहा डिव के अंदर कोई आईएनजी है, उसके साथ उसको सेलेक्ट कर लो। मैंने उसका कोई नाम नहीं लिखा, ठीक है, और मैंने डायरेक्ट आईएनजी भी नहीं लिखा, तो जो आईएनजी बाहर होगा ये उसको टारगेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बाहर एमजी हो और एक डिव के अंदर, तो ये किसको करेगा जो डिव के अंदर है। ओके तो मैंने कहा कि तुम्हारी जो विड्थ है वो है 200 पिक्सल, तो ये विड्थ उसके अंदर चली गई। और मैंने कहा जो तुम्हारी हाइट है वो भी है 200 पिक्सल, बहुत बड़ा सेगमेंट बन जाएगा उसके अंदर। और अभी इसकी जो हमने पैडिंग की हुई है वो खत्म करें, और जो मार्जिन है वो ठीक है, मॉडल जो है वो भी कुछ ज़्यादा है। ओके 2 पिक्सल, यस 2, और हमारी जो हाइट है इसको 300 करें, यस क्लियर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे सामने ये होता है और कवर समथिंग अगेन दैट्स बेटर आई थिंक। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक इमेज लगा ली है, बॉक्स लगा लिया। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगाना है। तो सबसे पहले बॉर्डर लगाना सीखते हैं। बॉर्डर कैसे कैसे कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, तो क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। हम लिखेंगे कि बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर 3 चीजें स्लैश लिखें, तो बॉर्डर के अंदर उसका कलर और उसका स्टाइल लिखें। एक उसका स्टाइल, तो सबसे पहले इसका कलर ले लेते हैं, कलर इज इक्वल टू रेड। ओके, और बॉर्डर स्लैश उसका विड्थ, बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सेल्स, बल्कि कलर जो है इसको बाद में लिखते हैं, यस ओके। और उसके बाद लिखते हैं बॉर्डर स्टाइल, और मैंने लिख दिया सॉलिड। ये मेरा बॉर्डर बन गया। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए ये 3 चीजें, इन 3 चीजों का शॉर्ट हैंड क्या है, आप तीनों को अलग ना लिखें, बल्कि आप लिखें बॉर्डर, और वहाँ पे आप लिखते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो एक्चुअली कलर बिल्कुल एंड पे आता है, फोकस में, यस। तो ये ऊपर वाली 3 लाइनें और नीचे वाली 1 लाइन ये बराबर है। ये 3 लाइनें लिखें या ये 1 लाइन लिखें, बराबर का, ठीक है। उसमें क्या है, ये देखिए ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, इसमें हमने उसकी विड्थ भी लिखी, स्टाइल भी लिखा और कलर भी लिखा। तो फिर हम ये शॉर्ट हैंड यूज करें, वो 3 तरह का प्रॉपर्टीज क्यों बनाएंगे उसकी मैं वजह बता। अभी इसको क्या करते हैं हम, और बॉर्डर देखिए, विड्थ मैंने कहा कि ऊपर से कितनी होगी और नीचे से कितनी होगी, और राइट से कितनी होगी और लेफ्ट से कितनी होगी। ये जो नीचे शॉर्ट हैंड था इसमें हम ये काम नहीं कर सकते, इसमें एक वैल्यू दी जा सकती है, लेकिन ऊपर जो है हम कहते हैं अभी 5 सिंगल वैल्यू है तो चारों साइड से एक ही वैल्यू काम करेगी। लेकिन अगर मैंने कह दिया 5 स्पेस 10 पिक्सल, अब ये क्या है, ये 5 टॉप बॉटम हो गया और सेकंड वैल्यू लेफ्ट राइट। तो ये देखिए
ऊपर नीचे 5 नीचे अब थर्ड वैल्यू एक और दे देते हैं, हम कहते हैं 20 बीट्स। तो ये एक ऊपर हो गया फर्स्ट वैल्यू ऊपर है और द लास्ट वैल्यू ये बॉटम पे है और दरमियान में लेफ्ट राइट है। और अगर हम ये वैल्यू और देते हैं 40 पिक्सल तो ये क्या है, अब ये चलेगा जैसे क्लॉकवाइज चलता है, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। ये लीजिए कैसे चल रहा है, जैसे क्लॉक चलता है, क्लॉकवाइज वैल्यूज मूव करेंगी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, आगे आ जाते हैं इसके स्टाइल भी ऐसे ही काम करेंगे। तो हर तरफ से सेम तो आते हैं यस नहीं, तो एक सॉलिड है एक डॉटेड है, अब दो वैल्यूज हैं तो एक ऊपर नीचे के लिए फर्स्ट वन और सेकंड लेफ्ट राइट के लिए। तो ये लेफ्ट राइट के लिए डॉटेड हो गई। थर्ड वैल्यू मैंने कहा ये डैश, तो ये ऊपर पहली वैल्यू ऊपर के लिए, दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट के लिए और थर्ड वैल्यू बॉटम के लिए। और चौथी मैंने कहा ब्लू ब्लू, तो ये पहली वैल्यू ऊपर दूसरी राइट तीसरी बॉटम चौथी लेफ्ट, जैसे क्लॉक घूमा वैसे ही ये वैल्यूज काम करेंगे। इसी तरह आपके कलर हैं, हर साइड को अलग अलग कलर देना चाहते हैं, तो पहला रेड है दूसरा मैंने ब्लू दे दिया, तो ब्लू रेड कहाँ पे काम करेगा टॉप बॉटम और दूसरा लेफ्ट राइट, ये देखिए। और मैंने कहा ग्रीन, अब तीन वैल्यूज होगी तो रेड है टॉप और ग्रीन है बॉटम और रेड है लेफ्ट राइट। ओके, और अगर मैंने यहाँ पर एक और गलती दे दूँ येलो, येलो ग्रीन सब येलो डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे शक्कर लेते हैं। अच्छा लेते ओके, अब ये क्या होगा लेफ्ट टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये दूसरे इसके साथ ही मिल गया येलो ग्रीन। ये ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूं, चेक करें। तो अलग-अलग प्रॉपर्टीज देखने में ये है कि आप चारों साइड की वैल्यूज डिफरेंट दे सकते हैं। और नीचे अगर आपने सिंपल एक बॉर्डर बनाना है जिसकी चारों साइड पे एक ही विड्थ हो, एक ही स्टाइल हो और एक ही कलर हो, तो ये तीन लाइनें लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल एक लाइन से कर सकते हैं। तो अगर आपने हर साइड को ज्यादा मैनेज करना है तो फिर आप ऊपर वाली तीन लाइनें अलग-अलग जी। यहाँ तक बॉर्डर बनाने का तरीका आ गया। ओके, अब बॉर्डर की आगे और क्या प्रॉपर्टीज वो देखते हैं। वो ये है कि आपने बॉर्डर सिर्फ एक साइड पे देना है, आपने बॉर्डर सिर्फ एक साइड पे देना है, मैंने कहा बॉर्डर और डैश। अब मैंने कहाँ देना है, वैसे तो इसको हमने यूनिट हाइट से मैनेज किया था, तो मैं कहता हूँ टॉप, तो सिर्फ टॉप पे है और आगे क्या 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये सिर्फ टॉप पे आ गया। और अगर मैं इसको बॉटम कर दूं ये सिर्फ बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है जी, जहां पे आप करेंगे वहां पे आ जाएगा। एक टॉप पे भी करना चाहते हैं एक टॉप पे भी करना, ये सिर्फ लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो सिर्फ लेफ्ट राइट कर लेंगे, सिर्फ एक सिंगल करना चाहते हैं एक कर लेंगे। तो इसी तरीके से भी बॉर्डर बन सकता है जी। उसके बाद अगर मैंने ये भी बंद कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, यहाँ पर मैंने सिंगल बॉर्डर बना लिया, उसको मैंने 10 पिक्सल से हर तरह से सेव कर दे दिया और यहाँ पर मैंने क्या दिया बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब ये उसके जो कोने हैं वो उसको गोल कर दिया, उसको कर्व बना दिया, फिर 20 की कर्व देनी है अपनी आप कर्व दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये मेरा साइज विंडो का बराबर है, इसका 300 बाय 300 है, तो मैं इसको रेडियस इसके अंदर इमेज में से ओके, तो मैं अभी फिलहाल इमेज इसको ऑफ करता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैंने रेडियस को क्या दिया 20 पिक्सल भी कर सकता हूँ और 50% भी कर सकता हूँ, 10% भी कर सकता हूँ, वैल्यू पिक्सल में भी दे सकता हूँ और परसेंटेज में। और अगर मैंने इसको 50% कर दिया तो ये बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। और ये सर्कल कब बनेगा जब आपका कंटेनर सेम बिल्कुल सेम हाइट का होगा। अगर उसकी हाइट अगर चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल फिर वॉल्यूम बन जाएगा, मैंने कहा हाइट इसकी
400 है। अब क्या बन गया? यस, अगर हाइट 300 है फिर 400 कर दो, क्योंकि उस तरफ 100 है। ठीक है जी। तो आप बॉर्डर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली आगे के साथ इस तरह करते हैं, हम इमेज का बॉर्डर बनाते हैं, तो इसी का करके देखते हैं। मैं इसको ऑन करता हूँ और ये सारी स्टाइलिंग यहाँ पे हो जाए, इसको ऑफ करते हैं और इसके इमेज के अंदर हमने इसको 250 यहाँ पर हम करते हैं पीडी और 10 पिक्सल का बॉर्डर और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस जो है वो 50%। तो ये मेरा, अगर इमेज ये ना होता, अपनी तस्वीर होती जिसकी बैकग्राउंड ना होती, वाइट ना होती, कोई फिल होती, तो आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो फीमेल की पिक्चर थी, मैं वही पिक्चर बाहर लेके आता हूँ। ये वाली पिक्चर कंट्रोल सी और ये करते हैं यूजर वन, तो हमने इसके अंदर जो इमेज लगाई है तो हम चेंज करते हैं और यूजर नाम पे लगाते हैं और यहाँ पर वो इमेज बिल्कुल राउंड हो। ठीक है, अब आप इसको मैनेज करना चाहते हैं और छोटा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको और रीसाइज कर सकते हैं, लाइक इसको 100 बाय 100 दे दें इमेज और छोटी। ठीक है, 400 बाय 50 करना चाहते हैं तो 50 बाय 50 कर दें। ओके, और बॉर्डर उसी लिहाज से अगर बॉर्डर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और कलर का दिख रहा है, ये रेड है या कोई भी कलर है, कुछ डिफरेंट सा कलर, एनीहाउ जो भी कलर आप इसमें, तो हम इस तरह बॉर्डर, अभी हम बॉर्डर ही यूज कर रहे हैं। सीएसएस कौन सी कलर है? बॉर्डर। तो बॉर्डर को कैसे कैसे यूज किया जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी क्लियर, यहाँ तक बॉर्डर समझ आ रहा है सबको? ओके, माशाल्लाह। बॉर्डर के बाद हमारे पास क्या है? आउटलाइन। आउटलाइन देखते हैं। अच्छा, बॉर्डर और आउटलाइन तो यहाँ पर हम फिलहाल इसको ऑफ करते हैं और हमारे पास जो डिव थी ये इसको क्लियर करके यहाँ पर ये बॉर्डर लग गया फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल का। यस, और कलर, अब हम इस बॉर्डर को अगर 15 पिक्सल बड़ा सा कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर टेक्स्ट बिल्कुल बॉर्डर के साथ है तो थोड़ी सी पैडिंग कर देते हैं और 5 पिक्सल की थोड़ा सा उसे गैप आ जाए। ओके, अब आउटलाइन क्या है? आउटलाइन भी एक बॉर्डर है। आउटलाइन क्या है? एक बॉर्डर है। बॉर्डर के ऊपर एक थिन लाइन हम कहते हैं आउटलाइन। आउटलाइन में भी वही तीन चीजें हैं, स्टाइल, विड्थ और कलर। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, स्टाइल में क्या करते हैं, सिंगल लाइन में लिखते हैं। आपने क्या किया, हमारे पिक्चर सॉलिड रेड, आपने एक आउटलाइन लगा। अब इसके साथ क्या हो सकता है? सॉलिड, सॉलिड के अंदर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा, मैं लिख सकता हूँ डॉटेड। बातें ना करें, कुछ पूरा तो बैठ जाएगा सुनने प्लीज, क्लास में बात। अब नजर नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इससे ज़्यादा करते हैं 5 पिक्सल। ये अब ठीक है, अब क्लियर हो रहा है। तो डॉटेड, डबल, ठीक है, और सिंगल लाइन मतलब सॉलिड और ब्लू। ये आपको कौन सी ऑप्शन चाहिए? ये आप आउटलाइन, डैश, स्टाइल, और इसके अंदर देखिए आपके सामने ये डैश, डॉटेड, डबल, ब्लू, ये सारी आपके ऑप्शंस नजर आ रही है। एक इनसाइड में है, एक आउटसाइड में है। अब यहाँ भी एक प्रॉपर्टी और है जो बॉर्डर के पास नहीं है। एक प्रॉपर्टी, शुक्रिया, एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या है? वो बॉर्डर के पास नहीं है, आउटलाइन ऑफसेट। ये बॉर्डर के पास नहीं है। बॉर्डर हमेशा उसके कॉन्टेक्ट बॉक्स के साथ चिपक के लगता है, लेकिन और जो आउटलाइन है वो लगती तो ना साथ ही है, लेकिन हम थोड़ा उसको दूर कर सकते हैं। ऑफसेट का मतलब उसके कितना दूर जाना है, 5 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल, 15, जितना आप करना चाहें उसको उससे दूर कर सकते हैं। जी क्लियर हो गया, आउटलाइन भी क्लियर हो गया।
कोई क्वेश्चन है? नो सर। आगे चलते हैं। सर ये जिस तरह ये मार्केट की स्क्वायर को कम किया गया है इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं किया। आउटलाइन की इस एक बराबर है, सारी साइड बराबर है। आउटलाइन बॉर्डर के ऊपर एक बॉर्डर होता है, आउटलाइन बॉर्डर के बाहर एक बॉर्डर है, और ये सारी साइड से बराबर है। अगर इसको 20 है एक साइड को ये आप ऑफसेट ऑफसेट पे 20 कर देते हैं। ओके, इससे ज़्यादा करके ये साइड अच्छा ठीक, मैं कहता हूँ, मैं आपके पास आप कहते हैं 50 उधर निकल गया। ओके, अब आप देखिए आपके जो मेन कंटेनर था ये वाला, एक उस पेज के कोने से कहीं ना कहीं तो लगा हुआ है। आपने ये जो आउटलाइन लगाई, ये लगते लगते आपने ऑफसेट करते करते उसको बाहर निकाल दिया। अब आप क्या करें? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक बंदा खड़ा और वो बंदा मैं कहता थोड़ा सा दूर हो जाओ, ये थोड़ा और दूर हो जाओ, करते करते मैं कहता वो कमरे से बाहर निकल जाता, तो फिर सर वो तो नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये कि मैं उधर चला ताकि वो मेरे साथ ना आए, यहाँ पे उसको करीब कर दो ही तरीके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऑफसेट कम करूँगा या इसको थोड़ा सा साइड में करूँगा ताकि वो नजर आना शुरू हो। तो हम ऑफसेट तो कम कर सकते हैं, ठीक है। हम दूसरा काम करते हैं, हम कहते हैं कि आपका जो मार्जिन है वो 30 नहीं है, वो 60 पीस है। हमने मार्जिन देके उसको नीचे कर मेन कंटेनर को जिसके ऊपर आउटलाइन लगी हुई है हमने उसको मूव कर लिया। दूसरा तरीका था आउटलाइन पास कर लो, एक तरीका ये है। तो जैसे आपको बात समझ आ गई? ओके गुड, चलिए आउटलाइन भी हमने देख ली और इधर की आउटलाइन 50 पीसेस। वैसे नॉर्मली हम इतनी बड़ी वैल्यू देते नहीं हैं, हम नॉर्मली सिर्फ ये बड़ी थिन सी लाइन, आउटलाइन हमेशा थिन सी लाइन लगती है इतनी बड़ी, यानी हम उसके बाद हम करते हैं ये आगे बॉर्डर रेडियस भी कर लिया। अब पैडिंग आ गई। ओके, पैडिंग क्या चीज है? पैडिंग हमने ऑलरेडी यूज की हुई है, लेकिन इसको जरा डिटेल में यूज करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं पैडिंग के अंदर, जब पैडिंग के बाद डैश के बाद करेंगे तो उसके आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी फर्दर उसके अंदर वाली को निकालेंगे। तो पैडिंग के पास 4 ऑप्शन और कुछ नहीं है कि कितनी पैडिंग होगी। आप सारी साइड से एक वैल्यू दे सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे यूज कर सकते हैं? आप करें सिर्फ लेफ्ट, तो मैंने क्या दिया कि 20 पिक्सल पैडिंग का मतलब, तो लेफ्ट साइड से पैडिंग ऊपर से खत्म होगी, राइट से खत्म होगी। बॉर्डर से आपको लग रहा है काफी है, नहीं डेटा बॉर्डर डेटा कम, तो मैं थोड़ा सा हेडर ज्यादा कर दूं, तो मैंने क्या दिया कि डॉट और कर देते हैं डॉट, ठीक है। अब लग रहा है आपको क्लियर? थोड़ा और कर दें, यस थोड़ा सा ओके। जी ठीक है, लास्ट तक हमने उसको फिल कर लिया, तो करते जरूरी थोड़ा सा काम नहीं करते क्योंकि हमने इसकी पैटर्न दी है। अब देखते हैं कि हमने इसको लेफ्ट साइड पे दिया, अगर मैं राइट से दूंगा तो क्या होगा? सिर्फ उसकी राइट से पैटर्न, टॉप से करूंगा तो सिर्फ टॉप से होगा, इसी तरह बॉटम से करूंगा तो सिर्फ बॉटम से होगा। और ये है अलग अलग, हर साइड से अलग अलग पैटर्न देगा, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है आप पैटर्न की सब प्रॉपर्टी यूज करें, बल्कि सिर्फ पैटर्न लिखिए और इसके आगे लिख दिया 20 पिक्सल, तो ये जाएगी सब लाइन ऑल साइड से सेम वैल्यू, तो सारी तरह से 20 पिक्सल होगी। डेटा ले आया तो फ्री नहीं हो रहा, ओके थोड़ा कम कर दें। ओके, अब यहाँ पे देखिए सारी साइड, दूसरा मैंने कह दिया कि मैं 30 पिक्सल और पहले मैं कह देता हूँ 10 पिक्सल। अब 10 और 30 का फर्क आ गया। पहली वैल्यू क्या होगी? अगर एक वैल्यू की बॉर्डर की तरह, जैसे बॉर्डर था बॉर्डर विड्थ थी वैसे ही है, अगर सिंगल वैल्यू होगी तो चारों साइड पे अप्लाई होगी, और अगर दो वैल्यू होगी तो आपने भी फर्स्ट वैल्यू टॉप बॉटम पे और सेकंड लेफ्ट राइट, ठीक वही मैकेनिज्म है, ठीक है। तो टॉप बॉटम पे 10 है और लेफ्ट राइट पे 30 है। अगर तीन वैल्यू दे देंगे तो फिर क्या होगा? आपने क्या किया कि 20 या यस 20 पिक्सल, ओके। अब बताएं पहली वैल्यू कहाँ पे है? टॉप सिर्फ टॉप पे, और दूसरी लेफ्ट लेफ्ट राइट पे, और थर्ड
सिर्फ बॉर्डर ओके यस। और अगर मैं चौथी वैल्यू दे देता हूँ 40 पिक्सल, अब ये अब क्या अब पूरा क्लॉक घूम गया, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ये ठीक है पैटर्न इस तरह काम करती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारे पास मार्जिन है ओके। मार्जिन इज द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स, padding is a space between your border and your content area। आपके डेटा और आपकी बाउंड्री के दरमियान जो स्पेस है वो पैडिंग है। एंड द मार्जिन इज द स्पेस बिटवीन यू एंड द अदर एलिमेंट, आपके और दूसरे एलिमेंट के दरमियान में, ठीक है जी ये चीज। और अब यहाँ करते हैं मार्जिन, वेल मार्जिन भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे पैडिंग काम करते हैं। इसमें देखिए डैश दबाएंगे तो आपके सामने ये टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट आ रहा है, और ये बाकी तो नोट बाकी भी हमारा आंसर नहीं है। और दूसरा ये हम एक सिंगल लाइन दे सकते हैं और इसमें हम अपने क्या है 20 पिक्सल तो सारी साइड से 20 हो जाएगा। और अगर हमने क्या किया 40 ये लेफ्ट साइड से टॉप से 20 लेफ्ट राइट 40 और ये 60 पिक्सल बॉटम। यहाँ पे बॉटम पे अंदर नहीं आएगा, इसके लिए मैं एक डीप वॉल बना के इसके अंदर राउंड कर देता हूँ ताकि बॉटम वाली भी नजर आए, ठीक है जी। अगर मैं बॉटम से 10 करता हूँ तो अब ये देखिए बॉटम से 10 हो गया, और अगर 60 करता हूँ तो ये बॉटम पे काम थर्ड वैल्यू बॉटम पे काम करेगी। और अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल कर लेता हूँ, अब 20 टॉप 40 राइट 60 बॉटम और 100 लेफ्ट, तो ये देखिए और ऐसा ये यहाँ पर एक मार्जिन का ट्रिक है वो याद रखें, वो क्या है, वो हम एक ट्रिक यूज करते हैं जीरो स्पेस ऑटो, जीरो स्पेस ऑटो। इसमें ये है पहली वाली किसको काम करती है टॉप बॉटम, और दूसरी कौन सी है लेफ्ट राइट। तो हमने ऊपर नीचे जीरो वैल्यू दे दी और लेफ्ट राइट को ऑटो कर दिया, तो ये क्या करेगा इसको सेंटर कर। जब आपने किसी चीज को सेंटर करना हो तो आप क्या करते हैं जीरो ऑटो। अच्छा ये जीरो करना जरूरी है, यहाँ पे आप कुछ दे भी सकते हैं 20 पिक्सल दे भी सकते हैं, तो हमने ऊपर से 20 कर दिया इसको। और मार्जिन ओके मार्जिन दो बार यूज हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ओके। और यहाँ पर मेरा आपने मेरा इंस्टॉल फॉर्मेट चाहिए मुझे ये चीज, और मैंने अब यहाँ पे 2 है तो मैं करता हूँ 20, तो टॉप से 20 हो गया और लेफ्ट राइट से ऑटो हो गया। अब मैं इसको रीसाइज करूँ तो ये मेरा सेंटर हो गया। तो किसी भी डिप को सेंटर करने का तरीका क्या है, मार्जिन इज इक्वल टू जीरो स्पेस ऑटो। ये ट्रिक है, इतने याद कर लें सिंपल सा। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं काम करेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो है वो टेक्स्ट को सेंटर करता है, डिव को या किसी स्पैन को सेंटर नहीं करता। जी उसको भी बिल्कुल। तो हम किसी एलिमेंट को, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट किसी एलिमेंट को सेंटर करना है डॉक्यूमेंट पे या किसी कंटेनर में, एक डिव के अंदर एक डिव है तो हमने उस चाइल्ड को सेंटर करना है, तो देखिए हम मार्जिन जीरो स्पेस ऑटो करें तो उसको सेमीकोलन यूज किया है, तो सॉरी लिखना ही है तो जरूरी है जी, वो तो जरूरी है। आगे आ गया जी उसके बाद बॉक्स साइजिंग होगी, ओवरफ्लो और बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो यूज करते हैं सबसे पहले। बॉक्स शैडो बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है जो कि आपके बॉक्स को शैडो देती है। तो मैंने क्या लिखा आपके सामने ये बॉक्स है, यहाँ पर मार्जिन वगैरह करके लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसका शैडो क्रिएट करते हैं, बॉक्स शैडो। ये बॉक्स शैडो हर एलिमेंट का शैडो है, सिर्फ डिव का नहीं है, किसी भी एलिमेंट को शैडो देना है बॉक्स शैडो। और अगर टेक्स्ट को शैडो देना है तो फिर प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शैडो। तो बॉक्स शैडो की वैल्यू देखिए, इसकी 5 वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू एक्स एक्सिस वैल्यू, सेकंड वाई एक्सिस वैल्यू, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये ऑप्शनल है। पहले दो जरूरी है, दूसरी ऑप्शनल है। एक्स एक्सिस ये है कि आपका जो ये
पूरा बॉक्स है जो आपका एलिमेंट है, इसका शेडो बिल्कुल इसके पीछे मौजूद है, नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे मेरा साया मौजूद है लेकिन लाइट नहीं पड़ रही, तो जैसे लाइट पड़ेगी तो साया नजर आ रहा, जिस एंगल पर लाइट होगी उसी के ऑपोजिट साया भी मूव करेगा। तो आपकी वो जो लाइट है वो बताती है पोजीशन क्या। तो आप ये समझिए इसका जो बिल्कुल सेंटर है ये 0,0 है, 0 एक्स एक्सिस और 0 वाई एक्सिस। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आइडिया ऑफ इट। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, ये जो है ये इसका ओरिजिन है शेडो का। तो यहाँ पर 0 वैल्यू है एक्स एक्सिस की और 0 है वाई एक्सिस की। अब अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 5 10 15 20, तो ये इस तरफ जाएगा, यहाँ पे 0 सॉरी यहाँ पे 5 10 20 ऑनवर्ड वैल्यूज, और इस तरफ जाएंगे तो -5 -10 -20 ऑनवर्ड। तो राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू मूव करती है और लेफ्ट में नेगेटिव। इसी तरह वाई एक्सिस का क्या है कि नीचे की तरफ आपकी 5 10 और 20 ऊपर -5 -10 और -20, नीचे नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। अगर आपने शेडो इस तरह देना है, यहाँ पर शेडो आए तो ये देखिए यहाँ से ये इस तरह एक्स एक्सिस में किधर मूव हुआ और वाई एक्सिस में डाउन किया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, शेडो की वैल्यू होगी इधर है 5 पिक्सल फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस और वाई भी है 5 पिक्सल। तो आपका शेडो राइट भी मूव हुआ और डाउन भी मूव हुआ। और अगर ये शेडो आपने इधर लेके जाना इस साइड में, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव मूव हुई, एक्स एक्सिस नेगेटिव मूव हुई, वाई फिर भी पॉजिटिव बिल्कुल नीचे गया। और अगर यहाँ जाना है तो यहाँ एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव इसी की साइड में। और अगर आप 0,0 रखते हैं तो शेडो बिल्कुल इसके नीचे, जैसे अगर लाइट बिल्कुल मेरे ऊपर हो तो शेडो 0 हो जाए। ओके, यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। मैंने कहा 0 पहली वैल्यू एक्स एक्सिस, दूसरी भी 0। ओके, अब तीसरी वैल्यू है कि साया जो है वो कितना सॉलिड होगा या कितना धुंधला होगा, कितना स्प्रेड करेगा, ब्लर करेगा। तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, बड़ी सी वैल्यू है। स्पेस कलर क्या करना है, जी ब्लैक कलर, तो ये उसके पीछे ब्लैक कलर का नहीं फील हो रहा तो रेड कलर, ठीक है जी। इसको स्प्रेड को वैल्यू को कम करते हैं तो बिल्कुल कम है, नहीं नजर आ रहा। 10 किया तो नजर आया, और अगर इसको मैं 50 करता हूँ तो बहुत ज्यादा फैल जाता है। लेकिन वो चारों साइड पे क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल उसके नीचे है, कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव नहीं हुआ। अब इसको मूव करते हैं तो एक्स एक्सिस में मूव करना है, तो मैंने कहा 10 पिक्सल एक्स, तो ये राइट साइड पे मूव करेगा, आप उस साइड में, ठीक है। या तो फील नहीं हो रहा तो इसको काम करते हैं, जो कि फैला हुआ है ये इस तरफ राइट साइड पे। ओके, अब इसको मैं इसी को नेगेटिव करता हूँ तो ये इस तरफ आता है उस तरफ से, ठीक है। अब इसको हम फिर 0 कर देते हैं और y एक्सिस की वैल्यू मूव करते हैं 10 पिक्सल। अब किधर जाएगा, y एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव थी, डाउनवर्ड जाएगा बिल्कुल नीचे गया, ठीक है। और इसी तरह हम इसको नेगेटिव कर करते हैं तो ऊपर चले जाता है। इसी तरह हम अगर इसको b10 माइनस कर देते हैं तो ये उस कोने पे चला जाता है। और अगर दोनों को पॉजिटिव करते हैं तो ये बिल्कुल इस नेगेटिव इस साइड में, आप इसको किसी भी एंगल पर मूव कर सकते हैं। ओके, एक शैडो के बाद कोई और शैडो दे सकते हैं, यस। कलर के बाद कॉमा लगाएं और फिर पूरी वैल्यू दें। फॉर एग्जांपल मैंने कहा -10 पिक्सल, -10 पिक्सल और 10 पिक्सल का स्प्रेड। कलर क्या है, ब्लू कर लेते हैं।
ये नहीं, एक रेड शेडो लग गया और एक ब्लू शेडो लग गया। तो ये तो वैसे ठीक सा है, लेकिन वो आपने खुद से करना होता है कि हमने कैसा शेडो देना है, एक देना है, दो देना है। जी ओनली लेफ्ट या राइट को टोटली दे सकते हैं। ओनली लेफ्ट या राइट, आपने चारों साइड पे देना है। थ्री साइड में, हाँ भाई, थ्री साइड, शैडो ऐसे काम नहीं करता। शैडो एक बॉक्स के नीचे एक बॉक्स है, ये लाइन नहीं है, ये क्या है, बॉक्स के नीचे एक बॉक्स है। इस बॉक्स में कितना मूव करना है, जैसे ये एक बॉक्स है, तो बॉक्स में कितना मूव करना है, आप उसको दाएं मूव करके पूरा मूव करें। और अगर आपने राइट लेफ्ट करना है तो डेफिनेटली क्या करेंगे, उसका तरीका क्या, आप उसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू को माइनस करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसकी जो रेड वाला है इसको ये 0 कर, तो ये सिर्फ आप ऊपर की ब्लर ज्यादा है तो ब्लर कम कर, ये सिर्फ बॉटम है, और कम करो इसको 2 पिक्सल तो ये बिल्कुल नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं सिर्फ राइट साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं पहले लेयर्स की बना के दूसरी वाई में, ये सिर्फ राइट साइड। आप अपनी मर्जी से किसी भी एक साइड में लेके जा सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे ही करना है। ठीक है, ओके। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को कितना उसके पीछे घुमा रहे हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है शायद मैंने एक साइड पे शैडो नहीं, एक साइड पे शैडो नहीं है, वो पूरा बॉक्स है जो उसके पीछे मूव करता है। कहाँ पे मूव करता है, इसकी पीछे साइज क्या है, इसका साइज वही है जो आपने कंटेनर का साइज, इसका कम ज्यादा नहीं होगा। ओके जी, ठीक है यहाँ तक। ओके, आगे चलते हैं। अब हमारे सामने ओवरफ्लो, इसके अंदर हमने डेटा लिखा log 50, तो डेटा ओवरफ्लो, डेटा जब ज्यादा होगा तो ओवरफ्लो कर जाएगा। कुछ और डाटा लिख लेते हैं। ओके, ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, div का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, रैपिंग का और ओवरफ्लो। बाय डिफॉल्ट जब हम जीएस कोड में काम करते हैं, यहाँ पर ये मेरा जीएस कोड है, मैं यहाँ पर जब एक div बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ div के अंदर नॉर्मल, ये जो एक ही पेज में सारा नजर आ रहा है, क्या ये डेटा इतनी लाइन में लिखा हुआ है, नहीं, ये डेटा एक लाइन में लिखा हुआ है। ऊपर जाइए इसके व्यू में, और नीचे क्या है, वर्ड रैप की ऑप्शन ऑन है, रैपिंग ऑन है, ऑफ कर दी जी। बताइए डेटा कहाँ गया, एक ही लाइन, डेटा मल्टी लाइन नहीं है। मैंने तो लिखा था लॉग ऑफ 100, मैंने कहीं एंटर दबाया था, कहीं सेंटर में वहां आगे जाकर नहीं, जब एंटर नहीं दबाया तो नई लाइन बन नहीं सकती। तो ये सिंगल लाइन डेटा है, हम हमने रैपिंग ऑन की है। तो ये अच्छा, तो VS कोड का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर रैपिंग नहीं है, हम रैपिंग ऑफ करते हैं। इस तरह हम जब स्टार्ट में जाते हैं हम कहते हैं लोड पैड। तो लोड पैड में अगर मैं बहुत सारा डेटा कॉपी करूँ, यहीं से ले लेता हूँ, तो ये भी सिंगल लाइन ही लिखता है। तो इसके अंदर भी आप जाके क्या करते हैं, व्यू में फॉर्मेट में क्या करते हैं, वर्ड रैप ऑन करते हैं। ये भी मल्टी लाइन डेटा नहीं है, ये रैपिंग है। रैपिंग का एग्जांपल आपको बताया दी गई थी, बड़ी सिंपल सी है। जैसे मैं गाड़ी लेके जाता हूँ और मैं कहता हूँ ये मैट्रेस मुझे दे दे, मैट्रेस का साइज काफी बड़ा है, तो मैं कहता हूँ ये क्या करूँ, मैं कहता हूँ यार इसको ना कोई रस्सी लो, कोई शॉपर लो, कोई चीज लो, इसको रैप करो। ठीक है, अब रैप कर दिया उसने, उसको गोल गोल करके रैप किया, पीछे से शीशा खोला टीवी के चाल में, किसी तरीके से उसको घुसा दिया अंदर। अब क्या ये मैट्रेस है, ये गोल है? नहीं, मैट्रेस गोल नहीं है। जैसे ही वो रैपिंग ऑफ होगी तो मैट्रेस अपनी शक्ल में वापस आ जाएगा। तो ये रैपिंग की हुई। ओके, अब यहाँ पर इसी तरह हमारा जो ये हमने दो एग्जांपल दिए,
पीएस कोड की, एक लोड पैड की। अब वापस आ जाते हैं अपने दिल के ऊपर। लोड पैड की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है विदाउट रैपिंग, पीएस कोड की बाय डिफॉल्ट एक है विदाउट रैपिंग, लेकिन आपके दिल की बाय डिफॉल्ट जो फीचर है वो क्या है, रैपिंग ऑन। बाय डिफॉल्ट क्या है, रैपिंग ऑन। मैंने ये एंटर कर करके एक लाइन नहीं की, मैंने सिंगल लाइन डेटा दिया है, लेकिन जैसे ही यहाँ से शुरू करता है और एंड पे चला जाता है, उसको पता चलता है टीम की बिल्ड तो इतनी है, आगे जगह नहीं है, तो फिर बाकी डेटा नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन, ये सारी क्या है, रैपिंग। ठीक है, अब करते करते अब इसकी प्रॉपर्टी नहीं मैं बताता हूँ, करते करते हाइड भी खत्म हो गई, तो डेटा की इसकी बाय डिफॉल्ट नेचर पहले यूटिलाइज थी रैपिंग, हाइड वाइज ओवरफ्लो, दोनों की बाय डिफॉल्ट नेचर है। ठीक है, अब हम इसको इसकी नेचर को चेंज करते हैं। तो मैंने कहा कि जी इसको ऑन कर ले रैपिंग को और स्लाइड में चलते हैं, सेम इसमें पहला ऑप्शन ग्रुप देंगे, सेकंड है और इसको ऑन करें। ओके, यहाँ पर मैंने कहा कि रैपिंग ऑन हो गई है, तो हम करते हैं इसके अंदर ओवरफ्लो। एक प्रॉपर्टी क्या है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो की बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है वो होती है विजिबल, ये उसकी बाय डिफॉल्ट है। आप ये विजिबल करें सेव करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इसी प्रॉपर्टी में चल रहा है। अब आप चेंज करें और सेकंड वैल्यू है आपकी हिडन, मैं नहीं दिखाना चाहता, तो आप इसको हाइड कर दें, डेटा जाया नहीं हुआ लेकिन हाइड हो गया। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या है, हाइड में क्या है, डेटा नजर नहीं आएगा, यूजर को पता नहीं चलेगा कि आगे क्या लिखा हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कभी हम थोड़ा ये यूज करते हैं, वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं, या ऑटो या स्क्रॉल। ऑटो और स्क्रॉल में फर्क क्या है, पहले हम करते हैं ऑटो। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, कि मैं उसको कहता हूँ कि तुम खुद इसको मैनेज करो, मैं नहीं करता, तुम मैनेज करो। मैं जैसे इसको सेव करूंगा, स्क्रॉल बार और ये देखिए जी, ठीक है, पूरा डेटा वो दिखा रहा है, लेकिन अब मैं वापस जाता हूँ इसके अंदर HTML और यहाँ पर डेटा को कम करता हूँ। स्क्रॉल बार्स कहाँ गए, खत्म हो गए, स्क्रॉल बार्स खत्म हो गई। ऑटो का मतलब है कि जब डेटा बढ़ेगा तब मैं ऑटोमेटिकली जो स्क्रॉल बार्स हैं वो ऑन करूंगा, दिखा भी दूंगा, ऑन भी कर दूंगा। ओके, ये है ऑटोमेटिक बिहेवियर। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है स्क्रॉल। स्क्रॉल में हम कहते हैं कि स्क्रॉल बार लगा दो, तो कंट्रोल एस किया तो स्क्रॉल बार लग गए, और अब जब ऑन नहीं हुए, ठीक है, विजिबल हो गए लेकिन डिसेबल है। इनेबल कब होगी, जब डेटा ज्यादा होगा, लेकिन ऑटो में क्या है, स्क्रॉल बार नजर भी नहीं आती, जब डेटा ज्यादा होता है तभी नजर आती है और तभी नहीं ऑन होती है। और स्क्रॉल बार में क्या होता है, ऑन तो तभी होते हैं जब डेटा आता है लेकिन नजर आते हैं। तो इनमें यही इसका बेसिक डिफरेंस है ऑटो का और स्क्रॉल का। जी क्लियर जी, समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे एक प्रॉपर्टी है, उसको मैंने इस लेक्चर में नहीं समझाना, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, वो है वाइट स्पेस की। वो मेरा जब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे तो तब पढ़ेंगे। मैंने कहा था ना कि बाय डिफॉल्ट इसकी डेट की नेचर क्या है, रैपिंग ऑफ कैसे होती है, हमने लिख दिया नो रैप, तो देखिए क्या सिंगल लाइन, ठीक है। अभी मैं इसका ये जो शटल वगैरह है वो खत्म कर दूं, तो और जो बॉर्डर है वो भी मैं वन पेज कर देता हूँ। ओके, अब चेक करें, अब इसकी जो हाइट है वो फिर हम वो खत्म कर देते हैं। ये है बाय डिफॉल्ट नेचर इसकी डेट की, मैंने डेट इसकी दी हुई है, हार्ड दिया मैं सर्वे करने के लिए भी खत्म करता हूँ और इसकी डेट भी खत्म करता हूँ। ये है आपकी डेट की बाय डिफॉल्ट नेचर। ये हाइट कितनी, विड्थ कितनी लेगा, 100%। हाइट कितनी लेगा, जितना डेटा है। अगर आपने इसको वहां पे नहीं रोका, अभी हमने विड्थ हाइट कोई चीज
नहीं थी, तो विड्थ हाइट तो रहेगा सिंगल लाइन, ठीक है। और आगे लेकिन ये स्कोर बार आ गया, ये वो चलता है एंड तक चलता है। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि हम इसकी विड्थ सेट करते हैं, हमारी विड्थ है 300, ये ले तो विड्थ तो सेट होगी, डाटा ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। अब वही जो प्रॉपर्टी हमने यूज की थी वो क्या थी, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में हमने क्या दिया, इंटर कोई भी यूज कर सकते हैं, तो वो जितनी भी आगे वो हाइड होता है, ठीक, सही चल रहे हैं, समझ आ रही है, ओके। अब हमने अगर कह दिया कि यहाँ पर विड्थ है और ये यदि जस्टिफाइड स्पेस, ये हमने उसकी नेचर को चेंज किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट उसकी नेचर ये नहीं है नो रैपिंग, इसकी नेचर है रैप वाली, इसको ऑफ करके अब ये हमें ठीक इस तरह नजर आता है, हम सिर्फ उसकी विड्थ सेट करते हैं, हाइट को खुद ही मैनेज करता है। और यहाँ पर जैसे डाटा बढ़ाते जाएंगे और डाटा दिया तो थिक और बड़ी हो, ठीक है। तो हम इसकी रैपिंग भी ऑफ कर सकते हैं, इसकी ओवरफ्लो भी मैनेज कर सकते हैं, ये सारा कुछ। तो ओवरफ्लो को समझ आ गया, ओके आगे चलो, आगे क्या चलता है, चलो अच्छा मेरा कहना है कि क्या कुछ कर लिया है, साइज आगे सारा कुछ हो गया, ठीक है। और ये क्या था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये चला है, कैसे करेंगे, साइज क्या है, दो चीजें यहाँ पे मैनेज करके बताता हूँ आपको, एक है विड्थ और एक है हाइट। हाइट यहाँ पे मैंने क्या किया 300, ओके। तो यहाँ पे भी मैंने उसको एडिट किया और ओवरफ्लो ऑफ कर देते हैं, फाइल नहीं है। हाइट की बजाय यहाँ पे प्रॉपर्टी और आती है, वो है मिन हाइट। तो मिन हाइट है 300 पिक्सल, ठीक है। इतनी हाइट होगी, इससे कम नहीं होगी, इससे ज्यादा हो सकती है। एक दूसरा है मैक्स हाइट, मैक्सिमम हाइट इतनी होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब देखिए जब मैंने मिन किया था तो उससे ज्यादा होने लगा तो उससे रीड होगा, लेकिन जब मैंने कहा मैक्स हाइट हमारी 300 होगी तो मैक्सिमम आपने 300 पे रुक गया। कैसे, मैं इसको डाटा कम करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ आएगा। ये चलिए अब और कम करते इसको, कम होता जा रहा है। हमने क्योंकि कम के ऊपर मिनिमम के ऊपर तो बाउंड्री नहीं लगाई, हमने मैक्सिमम पे लगाई है। यहाँ हम लिखते हैं लॉग 100 अभी गया, ठीक है। फिर लिखते हैं लॉग 20 जी, और अब जैसे ही जी नहीं जैसे कर लेंगे, काइंडली जाइए वाइस साइड पे करें। दूसरा जिसको प्रॉब्लम है लैब में जाए एडमिट करें, उनका सुनो तो मुझे पूछें। और दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिस जरूर करें अपने साथ साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।